नमस्कार साथियों, राम राम सा। सबसे पहले पढ़ वाचन है और पढ़ में देवनारायण जी की पढ़, पाबू जी की पढ़, रामदेव जी की पढ़, रामदला कृष्णदला की पढ़ और माता जी की पढ़। अब देखिए, पढ़ में आप ध्यान रखिए, मैं आपको बाद में ही बताऊंगा। देवनारायण और पाबू जी की पढ़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लगा लें। उसके बाद में पढ़ चित्रण है, पिछवाई कला है नाथ द्वारा की, पाने हैं, हीड़ है, देवरा है, पथवारी है, भराड़ी है, मौन है, घोड़ा बावसी है, मोरडी मांडना है जो पूर्वी राजस्थान में मीणा जनजाति की महिलाएं करती हैं, बटेवड़े हैं, गोबर से थापना, छापे, पात्रे तिपरनी, थापा और गोरबंद। इसके अतिरिक्त केठिया, सोहरिया, मांडना और काष्ठ कला है। ये काष्ठ कला को भी आप इम्पोर्टेंट कीजिए। और काष्ठ कला में जितनी भी आपने यहाँ देख रहे हैं आप, चाहे ये कठपुतली हो, तोरण हो, कावड़ हो, बेजान हो, चैपड़ा हो, बाजोट हो, खांडा हो, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कठपुतली और तोरण और कावड़, तो आप इन्हें मोस्ट कर लीजिए। और मांडने में भी जो प्रमुख वो हैं, पगल्या है, सातिया है जो स्वास्तिक का निशान है, ताम है, चौकड़ी है। इसके अतिरिक्त कोदना है, मेहंदी महावर है, औका नुका गुणा है। और जो सांझी है, इसे आप इम्पोर्टेंट टिक कर लीजिए। ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगी। सारे जितने भी मैंने कंटेंट को बनाया है उसको इस तरह से डिज़ाइन किया है कि 2 और 5 नंबर के जो मेंस में प्रश्न आते हैं वो भी आपके हल हो जाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो इससे बाहर कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि मैंने 10 से 11 सोर्सेस को काम में लिया है, जिसमें जो राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो पीएचडी डिपार्टमेंट में जो बुक्स चलती हैं उनको भी मैंने रेफरेंस में लिया है। तो फ्रेंड्स, मेरा निवेदन आपसे यही है कि आप इसे बिल्कुल श्योर होकर विश्वास के साथ पढ़िए। आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी एग्जाम पेपर में लाचार नहीं होना पड़ेगा। तो पिक्चर्स और जो एंशियंट फ़ोटो हैं, बहुत पुराने मतलब सदियों पुराने फ़ोटो हैं, वो भी हमने यहाँ पे लेने की कोशिश की है, जो पढ़ चित्रण है, पुरानी पढ़ हैं। और साथ में अंत में मैं आपको सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें रिवाइज कराऊंगा। तो राजस्थान लोक कला, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। लोक कलाओं में हम सबसे पहले जो है वो पढ़ चित्रण का अवलोकन करेंगे। देखिए, पढ़ चित्रण को क्या है, देखिए पढ़ जो शब्द है वो राजस्थान में जब खादी के कपड़े पर जो प्रमुख लोक देवता होते हैं, तो उन लोक देवताओं की जीवन गाथा को, उनकी ऐतिहासिक मान्यता को, उनकी पौराणिक गाथाओं को इस खादी के कपड़े पर चित्रित करना, यानी इनका वर्णन करना ही पढ़ चित्रण कहलाता है। तो आप इस बात को ध्यान में रखिए। और इनके बारे में जो प्रमुख बात है वो इस तरह से हैं। राजस्थान के भीलवाड़ा में कपड़े की पृष्ठभूमि पर लोक देवताओं के जीवन पर आधारित एवं उनकी शौर्य गाथाओं पर बनाए जाने वाले पारंपरिक अनुष्ठानिक कुंडलित चित्र ही पढ़ चित्र कहलाते हैं। देखिए, इसकी बिल्कुल सटीक परिभाषा है। अगर आपसे कोई पूछे 2 नंबर में, क्योंकि आरएस मेंस में जो इस पर प्रश्नों की जो प्रवृत्ति रही है वो 2 नंबर और 5 नंबर में रही है, तो 2 नंबर में आपको इतना तो लिखना ही पड़ेगा कि ताकि आपको वो 2 में से 2 नंबर दे, क्योंकि लिख के सभी लोग आते हैं। और पढ़ चित्रण कोई बहुत विशेष बात नहीं है, ये सबको पता है, लेकिन वहाँ पर जो है, जो इनका मूल्यांकन है वो बहुत उच्च कसौटी पर परखा जाता है। तो आपको एक सटीक परिभाषा लिखनी होगी। तो इसमें ये प्रमुख बातें हैं। और जो भीलवाड़ा आप देख रहे हैं, भीलवाड़ा की शाहपुरा तहसील है, वहाँ पर जो जोशी गोत्र के लोग हैं वो प्रमुख चितेरे माने जाते हैं। और उनको विरासत में उनकी बाप दादाओं से ये चीज़ धरोहर के रूप में ये हुनर प्राप्त हुआ है, और वही इसमें महारत हासिल करके इस कार्य को करते हैं। तो ध्यान में रखिए आप। तो जो पढ़ शैली में प्रमुख नाम आता है वो है श्रीलाल जोशी, श्रीलाल जोशी। और इन्होंने वर्तमान में कई सारे प्रयोग किए हैं। देवी देवताओं के अलावा इन्होंने राजस्थान लोक गाथाओं के और भी अतिरिक्त जो पौराणिक आख्यान हैं उनको भी लिया है, जैसे जिसमें सबसे पहला आता है श्रीमद् भागवत और गीत गोविंद की जो रचना है उसको भी इन्होंने पढ़ों पर चित्रित किया है। और ये प्रश्न देखिए ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जा चुका है कि लोक देवताओं के अलावा पढ़ चित्रण में और किस चीज़ की प्रधानता
दिखाई देती है, तो श्रीमद् भागवत ऑप्शन में था और ये इसका सही जवाब था। तो आप इसे ध्यान में रखिए। जो श्रीलाल जोशी हैं, ये मतलब जोशी गोत्र के ही हैं और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत नाम कमाया है पड़ चित्रण में। तो पड़ के बारे में देखिए और बातें। पड़ केवल चित्र भर नहीं माना जाता, ये अपने आप में देव स्वरूप है और इसे बनाने वाले चित्रकार और बाँचने वाले भोपे होते हैं, दोनों ही इसे पवित्र मानते हैं। तो फड़ के जो पुरानी हो जाने पर इसे फेंका नहीं जाता है, जाहिर सी बात है, धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ विषय है, तो इसे पुष्कर ले जाकर पवित्र सरोवर में विसर्जित कर दिया जाता है। तो फड़ के बारे में जो मुख्य बात है मैं आपको बताऊं कि इसमें लाल रंग और हरे रंग का प्रयोग होता है। इसके अतिरिक्त इसकी बॉर्डर को सजाने के लिए इसमें काले रंग का प्रयोग भी होता है। तो लाल रंग है वो तो देखिए जो मुख्य चरित्र होता है, जो एक नायक के रूप में जिसकी भूमिका होती है, जैसे बाबा रामदेव हैं और देव नारायण जी हैं, पाबू जी हैं, तो इस तरह के जो लोक देवता हैं उन्हें बिल्कुल एक हीरो की तरह बताया हमारी जो पौराणिक कथाएं उनमें, तो वहाँ पर होता है। और हरे रंग का जो प्रयोग है वो खलनायक के किरदार को बताने के लिए किया जाता है और काला रंग बॉर्डर को सजाने के लिए होता है। देखिए पड़ किस तरह की होती है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये है पड़ और ये एक जोशी चित्रकार हैं और पड़ को इन्होंने दीवार पर देखिए खादी के कपड़े को इस तरह से लगाया जिसको पेंटिंग मालूम होती है और बॉर्डर में जो आप देख रहे हैं कि काले रंग से इन्होंने रंगा है और इसमें लाल रंग की आपको प्रधानता दिखेगी। तो इस तरह से पड़ों को चित्रित किया जाता है। चलते हैं आगे, इसके बारे में प्रमुख बातें और भी हैं। पड़ चित्रण और छपाई का कार्य शाहपुरा तहसील में किया जाता है और जोशी गोत्र के लोग छपाई में निपुण होते हैं। श्रीलाल जोशी को फड़ चित्रण में प्रमुख माना गया है। साथ ही में प्रदीप मुखर्जी इनके शिष्य हैं, वो भी एक कुशल चितेरे हैं, तो आप इसे ध्यान में रखिए। श्रीलाल जोशी आपसे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि इन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है। और महिलाओं की बात करें, अगर देश की पहली महिला पड़ चित्रकारी हैं तो पार्वती जोशी हैं, देश की प्रथम महिला चित्रकारी हैं, तो आप इसे ध्यान में रखिए। और गौतली देवी है, देखिए गौतली देवी कहीं कहीं किताबों में आपको ये गौतमी देवी भी दिखाई देगा, तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही नाम है। गौतमी देवी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कर चुकी हैं। पड़ों की एक मुख्य बात यह है कि इसे चातुर्मास में इसका जो वाचन है, इसका जो पड़ों का जो वो है चित्रण का कार्य नहीं होता है चातुर्मास में, क्योंकि देव सो जाते हैं। तो देव सो जाने के कारण इसका जो चित्रण है वो कार्य नहीं किया जाता है। फिर देव उठनी 11 से, जब जैसे कि हिंदू धर्म में जो शादी ब्याह का समय होता है, क्योंकि पड़ चित्रण भी देखिए एक मांगलिक वो है, एक आस्था का विषय है, तो इसे भी उसी वक्त किया जाता है जब मांगलिक कार्य संपादित किए जाते हैं। तो देव उठनी 11 के बाद में पड़ चित्रण का कार्य शुरू किया जाता है। तो इनमें पड़ चित्रण में जैसे पाबू जी जो हमारे लोक देवता हैं, देव नारायण जी हैं, रामदेव जी हैं, तो इन सभी की पड़ों का विशेष स्थान है, तो आप इस बात को ध्यान में रखिए। चलते हैं आगे। अगला है हमारा पड़ वाचन। अब पड़ वाचन क्या है, देखिए जो पड़ चित्रित की जाती है उसको बाँचना, उसको कथा के रूप में गा गा कर सुनाना ही पड़ वाचन कहलाता है। तो ये भी आपसे 2 नंबर की डेफिनेशन में पूछा जा सकता है। तो देखिए पहले क्या लिख रहा है कि पड़ को बाँचने वाला भोपा पड़ को साक्षात देवता मानता है। अब आपसे पड़ वाचन की अगर डेफिनेशन 2 नंबर में पूछ ली जाए तो आप उसमें क्या क्या लिखोगे, तो उसमें बिल्कुल आपको टू द पॉइंट और एग्जैक्ट बात लिखनी है, क्योंकि एग्जाम में आपके पास लिमिटेड टाइम होता है और लिमिटेड जगह दी होती है किसी भी उत्तर को लिखने के लिए, और समय की भी बाध्यता होती है। तो देखिए इसमें लिखा है मैंने, देवता को आराध्य मानने वाले भोपे सामान्यतः वाद्य यंत्रों के साथ जब देवता की यशोगाथा का वर्णन विभिन्न कहानी और कथाओं के माध्यम से करता है तो उसे ही पड़ वाचन कहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इतनी सटीक डेफिनेशन लिखोगे तो आपको 2 में से 2 नंबर मिलेंगे। तो पड़ वाचन देखिए जो इसकी प्रमुख घटना है, जो कारण है वो क्यों किए जाते हैं, तो उसके पीछे एक सीधी सी बात है कि हम जो भी मनौती मांगते हैं, जैसे राजस्थान में जात बोली जाती है कि कोई भी अनिष्ट और अमंगल की आशंका को दूर करने के लिए कोई भी मनौती अगर आपकी पूरी हो जाती है तो ये एक विशिष्ट परंपरा है। तो बाद में मनौती पूर्ण होने जाने के बाद में सामूहिक रूप से लोग जब देवता के स्थान पर इकट्ठे होते हैं तो वहाँ पर पूर्ण श्रद्धा और आस्था के साथ में जो देवी देवताओं से संबंधित तिथियाँ हैं, जो उनके मेले होते हैं, तो किसी भी खुली जगह या चौपाल
या कोई भी देवता का स्थान है, देवता का थान है या स्थान है या देवरा है, वहाँ पर जाकर के इसका वाचन करते हैं। और वाद्य यंत्रों के साथ में, सुर और गायन के साथ में, और वाद्य यंत्रों की इसमें प्रमुख भूमिका होती है। तो वाद्य यंत्रों के साथ में पड़ों का वाचन किया जाता है और ये ज़्यादातर रात में ही होते हैं। कुछ एक देवता ऐसे हैं जिनके दिन में गाए जाते हैं, बाकी मैक्सिमम जो लोक देवता हैं उनका पड़ वाचन रात में ही किया जाता है। तो ये प्रमुख बात है। और दिए दीपक जोड़े जाते हैं। और वाद्य यंत्रों में मैं आपको बताऊं, ढोल, नगाड़े, मंजीरा, और सबसे प्रमुख है रावण हत्था और जंतर है। तो ये प्रमुख वाद्य यंत्र हैं। और भी थाली है और ताशे हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, वो अलगोजा है, वो सब इसमें काम में ली जाती है। और फड़ के बारे में मैंने आपको बताया कि अगर ये विकसित या जीर्ण शीर्ण हो जाए तो इसे फेंका नहीं जाता, इसे पुष्कर में बहाया जाता है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखिए, ये प्रमुख चीज़ है। तो पहला जो फड़ वाचन है वो हम देवनारायण जी के बारे में पढ़ेंगे और बहुत ही रोचक है ये। देखिए, देवनारायण जी की फड़ है, ऐसा कहा जाता है कि एक किंवदंती है, एक जन कथा है कि जब देवनारायण जी अपने जीवन के जब अंतिम चरण में होते हैं तो इनके एक भक्त ने आके इनसे बोला कि कुछ ऐसी निशानी होनी चाहिए जो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक आस्था और भक्ति का माध्यम बन सके। तो देवनारायण जी अपने एक भाट को बुला करके उससे कहते हैं कि हमारी जितनी भी रूप हैं, 24 अवतार हैं भगवान विष्णु के, उनका और जीवन की जितनी भी हमारे सगे संबंधियों से जो घटनाएं हुई हैं, आप उनके लिए एक चित्र बनाइए। तो वो इसका वर्णन इस तरह से बताते हैं कि चित्र के बजाय वो इतनी बड़ी एक फड़ बना लाते हैं भाट कि देवनारायण जी उस पर आश्चर्यचकित होकर बोलते हैं कि ये तो आप पूरी फड़ की फड़ ले आए। तो तभी से जो फड़ है, पड़ है, फड़ है, उसकी मान्यता प्रचलित हुई है। तो देख लीजिए, देवनारायण जी हैं, वे गुर्जर जाति के आराध्य देव माने जाते हैं और भगवान विष्णु के ये अवतार हैं, विष्णु के अवतार माने जाते हैं। तो जो दूध पालक हैं गुर्जर समाज के लोग, उनके लिए बहुत ही इष्ट देव माने जाते हैं। देव जी की फड़ में सर्प का चित्र होता है और ये सबसे अधिक प्रसंगों वाली और बड़ी पड़ मानी जाती है। तो सबसे बड़ी पड़ है इनकी, सबसे बड़ी पड़ है और ये रिकॉर्ड में है, सबसे बड़ी फड़ है वो देवनारायण जी की है। और इसमें प्रमुख वाद्य यंत्र जंतर का प्रयोग होता है और इसके भोपे बाजने वाले गुर्जर समाज के लोग होते हैं। देखिए, चित्रों में आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर भी आप देख लें कि सर्प का एक चिन्ह बना हुआ है यहाँ पर। तो ये भी प्रमुख है, देखिए सर्प चिन्ह है यहाँ पर। और देवनारायण जी की पढ़े, देखिए ये सबसे प्रमुख बात है अगर आप देखोगे तो, कि भारत सरकार ने 1992 में एक जो है डाक टिकट जारी किया था इनकी फड़ पर। और यहाँ पर लिखा भी है, आप अगर आप इसे ढंग से देखें, फड़ देवनारायण जी, PHAD फड़ लिखा हुआ है। तो ये 5 रुपये का टिकट है जो 1992 में जारी किया गया था। तो यहाँ पे लिख रहा है ये 5 रुपये, तो देख सकते हैं आप इसे। और देवनारायण जी की फड़ में सर्प का विशेष वो है स्थान, ये हमेशा होता है। देवनारायण जी की फड़ सबसे अधिक प्रसंगों वाली भी है और सबसे अधिक लंबी मानी जाती है। इसमें सबसे अत्यधिक घटनाओं का वर्णन है। और आप जिस घोड़ी पर इन्हें सवार देख रहे हैं, ये जो घोड़ा है इनका, ये लीलागर है। इस घोड़े का नाम क्या है? लीलागर है, जो इनका प्रमुख घोड़ा था। और इसके बारे में यही है कि रात में इसका वाचन होता है और 2 से 3 जो भूपे होते हैं वो गायन में और वाद्य यंत्रों को बजाने में भाग लेते हैं। तो आप इसे ध्यान में रखिए। चलते हैं आगे। अगली जो फड़ है वो है पाबू जी की फड़। पाबू जी की फड़ का वाचन नायक जाति के भोपे करते हैं और रायका और रेबारी जाति जो ऊँट पालक है वो भी सम्मिलित होती है, क्योंकि ऊँटों को राजस्थान में लाने का श्रेय पाबू जी को जाता है। पड़ के सम्मुख भाले का चित्र अंकित होता है और जो इनके वाद्य यंत्र होते हैं वो रावण हत्था है। और मैं आपको बता दूं कि पड़ के बाद में जो इनके ब्यावले गाए जाते हैं, इनके भजन गाए जाते हैं, तो भजन में माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, तो इसे आप ध्यान में रखिए। और जो इनका जो सबसे प्रमुख जो ये है, पाबू जी की फड़ को सबसे ज़्यादा लोकप्रिय माना जाता है। जैसे कि आपको मैंने लोक देवता में पढ़ाया था कि ये जोधपुर के कोलेमुंड गांव में थे
और इनको जो घोड़े पर सवार बताया जाता है वो केसर कालमी है इनकी घोड़ी। और ये बहुत ही विशिष्ट घटना हुई थी। आपको मैंने बताया था कि अपने जीजा जिंदराव खींची के पास जब ये देवल चारणी की गायों को छुड़ाने के लिए गए थे तो ये वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो इससे आप ध्यान में रखिए। और रात में ही इसका जो है वाचन किया जाता है। इनके जो भोपे या भोपिन होते हैं वो मिलकर इसका वाचन करते हैं पढ़ का। तो इसमें आप चित्रों में देख सकते हैं कि ये जो देवल चारणी की गायें हैं और बाबूजी हैं बीच फेरों में से उठ के जाते हैं लड़ने के लिए अपने जीजा जिंदराव खींची से। और ये बहुत ही विशेष है। इनका जो स्थान है वो बहुत ही लोकप्रिय फड़ों में माना जाता है। चलते हैं आगे। अगली फड़ है वो रामदेव बाबा की फड़ है। रामदेव बाबा पीर के लोक देवताओं में सबसे ज़्यादा प्रमुख स्थान रखते हैं। और इनकी फड़ का प्रचलन पाबूजी की फड़ के बाद में हाड़ौती संभाग में हुआ। फिर ये मारवाड़ और मेवाड़ में इनका प्रचलन बढ़ा है। तो कामड़ जाति के जो भोपे हैं वो इसका वाचन करते हैं। और कामड़ जाति में जो सब लोग कौन है वो मेघवाल जाति के लोग हैं, क्योंकि जो इनकी धर्म बहन थी डाली बाई वो भी मेघवाल जाति की थी। और इसमें देखिए रावण हत्या का प्रयोग होता है इनके वाद्य यंत्र में। और चमार बलाई भाभी ढेड़ जाति के लोग हैं वो इसमें प्रमुख रूप से सम्मिलित होते हैं। और चौथमल चितेरा, देखिए ये प्रश्न आ चुका है ऑब्जेक्टिव एग्जाम में। सिर्फ प्रथम जो इनका चित्रांकन किया था इनकी पढ़ का वो चौथमल चितेरे ने किया था। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए। रामदेव जी की पढ़ में आप देख सकते हैं ये जो झंडी जिस तरह से बनी हुई है इसको नेजा कहा जाता है, क्योंकि इसमें 5 रंग होते हैं इस झंडे में, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं देखिए। और ये जिस झंडे पे इस तरह से बनाया हुआ है इसे नेजा कहा जाता है। और बाबा रामदेव के बारे में देखिए जो जीवन चरित्र इनका जिस तरह से है, घोड़े पे सवार भाला लिए हुए, और इनके जो पूरी ऐतिहासिक और पौराणिक कथा है उसको इस तरह से बताया गया है। रोनीचा में इनका धाम है, ध्यान रखिए। चलते हैं आगे। रामदला और कृष्ण दला की फड़, देखिए रामदला और कृष्ण दला की जो फड़ है ये भाट जाति के लोग होते हैं। ये इसका वाचन करते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रमुख है। इसके वाचन में वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं होता है। और केवल रामदला और कृष्ण दला की फड़ ऐसी है जो वाचन दिन में होता है, रात में नहीं होता है। तो आप इसे ध्यान में रखिए। राम और कृष्ण के जीवन से जो उनकी गाथाएं हैं उनकी लीलाओं का वर्णन यहाँ पे किया गया है। भगवान कृष्ण की जो प्रमुख बाल लीला हैं, बाल लीला से लेकर के जो भी मथुरा में और राधा के साथ जो गोपियों के साथ रास रचाने के सब चीज़ें इसमें वर्णित हैं। और कंस वध को भी इसमें बताया गया है। राम जी के जो बचपन में जब भगवान शिव हनुमान जी को मदारी के रूप में, बंदर के रूप में लेके आते हैं, तो वो प्रसंग इसमें सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है रामदला की फड़ में। तो देख लीजिए कुछ चित्र हैं इसमें प्रमुख। भगवान कृष्ण गायों के साथ में और गोपियों के साथ रास रचाते हुए, और ये राधा के साथ में। तो इस तरह से ये बहुत ही विशेष है। भगवान राम देखिए, राम लखन सीता सहित हृदय बसु सुरभूप, तो जो हनुमान जी की उसमें आती है कि पंक्ति, एक चौपाई आती है, तो वो इस तरह से ही है। तो इसे ध्यान में रखिए। और इनमें जो एक व्यक्तित्व की संपूर्ण गाथा का चित्रण ना होकर समस्त जो जगत के लेखे जोखे हैं उनके चित्रण के साथ में इसे बताया जाता है। भगवान राम के साथ में एक केवट भी थे जिन्होंने उन्हें नदी पार करवाई थी, तो वो भी बहुत विशेष है। और ये हाड़ौती क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रमुख है। जो इनकी पढ़ है इनका वाचन हाड़ौती क्षेत्र में होता है, जो कोटा बूंदी बारा झालावाड़ का क्षेत्र है। तो ये वाचन दिन में किया जाता है। इसमें मुख्य बात यही है जो मैंने शुरू में आपको बताई। चलते हैं आगे। आगे है माता जी की फड़। माता जी की फड़ भैंसासुर की फड़ को कहा जाता है, जिसमें जो देवी दुर्गा का रूप होता है वो जो महिषासुर है उसका वध करते हैं। तो महिषासुर और देवी दुर्गा, जिसमें सबसे ज़्यादा तो यही है कि भैंस पे जो सवार होता है महिषासुर, उसको बताया जाता है। और ये वाघरी समुदाय के लोग इसे प्रचलन में है। और वर्तमान में इसका वाचन नहीं होता है क्योंकि ये बहुत पुरानी चीज़ें हैं, बहुत प्राचीन समय में है। पहले वाघरी समुदाय के जो लोग होते थे वो कोई भी लूट मार डकैती करने से पहले इनकी फड़ को गा कर जाते थे ताकि वो शुभ हो।
तो वर्तमान में इसका वाचन तो नहीं होता, लेकिन इसे घर में रखा जाता है, तो इसे आप ध्यान में रखिए और इसमें कोई विशेष बात नहीं है। चलते हैं आगे। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है पिछवाई कला। और पिछवाई कला आप सभी लोग जानते होंगे कि जो मैं आपको बता दूं इसके बारे में, जो देवी देवताओं की मूर्तियाँ होती हैं मंदिरों में, उनकी पीछे की तरफ उनकी जो पृष्ठभूमि है उसमें सजावट के लिए विभिन्न आप जो भी कलाएं और चित्र बनाते हैं ताकि वो और भी ज़्यादा सुंदर और भव्य लगे, दिव्य स्वरूप लगे, तो उसी के लिए ही जो पिछवाई कला है वो प्रमुख है। और नाथ द्वारा राजसमंद, जैसे कि आप देख सकते हैं, क्वेश्चन भी आया हुआ है जो काफ़ी जो रीट पटवार जैसी परीक्षाएं हैं उनमें आया कि पिछवाई कला किस स्थान की फेमस है। तो नाथ द्वारा राजसमंद में, ये राजस्थान की प्रसिद्ध हस्तकलाओं में से एक है, और जहाँ पर नाथ द्वारा राजसमंद में पिछवाई कला विश्व प्रसिद्ध है। और पिछवाई कला का संबंध वल्लभ संप्रदाय से माना जाता है, और रॉबर्ट स्केल्टन ने इस कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। तो देखिए इसमें आपको ध्यान में रखना है, तो रॉबर्ट स्केल्टन इसमें प्रमुख है, और पिछवाई कला का संबंध वल्लभ संप्रदाय से है। तो जो चीज़ें मैंने गोल करी हैं वो आपसे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछी जाएंगी ज़रूर, और आप इन्हें ध्यान में रखिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पहला तो हमारा, चाहे कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो या आरएस हो, पहले तो हमें ऑब्जेक्टिव एस्पेक्ट को ही क्लियर करके आगे बढ़ना है रेस में। तो इसमें ये प्रमुख बातें हैं, आप इन्हें ध्यान में रखिए। और जो मुख्य अवतार स्वरूप लिए हुए होते हैं उन्हीं को इसमें चित्रित किया जाता है। देवी देवताओं के जो अवतार रूप हैं उनको पिछवाई कला में प्रमुख स्थान दिया गया है, आप इसे ध्यान में रखिए। और पिछवाई चित्रण है वो जो नाथ द्वारा हैं, वहाँ के जो गौड़ ब्राह्मण हैं, गौड़ ब्राह्मण, वो इसमें निपुण माने जाते हैं। गौड़ ब्राह्मण के साथ में जो जांगड़ समाज के लोग हैं वो ही इस कार्य को करते आ रहे हैं, तो आप इन्हें ध्यान में रखिए। मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्ति की पृष्ठभूमि में सज्जा हेतु बड़े आकार के पर्दों पर किया गया चित्रण ही पिछवाइयाँ कहलाती हैं। तो देखिए ये जो 2 नंबर की परिभाषा है उसमें आपको यही लिखना है, बिल्कुल सटीकता के साथ में ये चीज़ें बताई गई हैं। अगर प्रश्न 2 नंबर का है तो ये आपको लिखना है, 5 नंबर का है तो आपको ये डिटेल भी लिखनी पड़ेगी कि नाथ द्वारा राजसमंद में है और वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे रॉबर्ट स्केल्टन ने एक विशिष्ट पहचान दिलाई है। तो चित्रों में आप देख सकते हैं, क्योंकि नाथ द्वारा वल्लभ संप्रदाय भगवान कृष्ण की लीलाओं के ओतप्रेत ही घूमता है। और जो चित्रकारी की अगर आप बात करेंगे, क्योंकि ये तो लोक कला है, लेकिन अगर नाथ द्वारा चित्रकारी में भी आप जाएंगे तो ये यहाँ पर भगवान कृष्ण और राधा और बरसाने और वृंदावन की जो जितनी भी ऐतिहासिक पौराणिक कथाएं हैं, दिव्य कथाएं हैं, उनका ही प्रचलन से ये भरी हुई है। तो आप इसे ध्यान में रखिए। भगवान कृष्ण का जो देखिए कितनी ज़बरदस्त एक पिछवाई बताई है, तो ये इसमें प्रमुख बातें हैं। चलते हैं आगे। अगला टॉपिक है हमारा पाने। देखिए पाने क्या होता है कि जो विभिन्न लोक देवता हैं, देवी या देवता हैं, उनके चित्रों को कागज़ पर बनाना ही पाने कहलाता है। और ये इसमें कोई भी विशेष औजारों का ऐसा प्रयोग नहीं होता, ये बिल्कुल ही रैंडमली और बिल्कुल व्यवहार में एक क्रिया की तरह किया जाता है। तो त्योहारों पर इन्हें लोग दीवारों पर लगाते हैं। जो मांगलिक अवसर होते हैं, मांगलिक अवसर जब या तो त्योहार होगा या कोई भी संतान उत्पत्ति या कोई भी देवी देवता का तिथि है, तो उस पर इसका पूजन किया जाता है। तो राजस्थान में विभिन्न मांगलिक अवसरों पर कागज़ पर बने देवी देवताओं के चित्रों को प्रतिष्ठापित किया जाता है, जिन्हें पाने कहते हैं। देखिए मैंने जितनी भी परिभाषाएं हैं ये इस तरह से लिखी हैं कि 2-2 नंबर की अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको कहीं पर भी ऐसे नहीं कि आप बना के लिख रहे हो या फिर आप आइडिया से लिख रहे हो। तो बिल्कुल सटीक नोट्स बनाए हैं, बहुत ही ज़्यादा स्टडी और मतलब डीपली एनालिसिस और रिसर्च करने के बाद में, तो आप इन्हें ध्यान में रखिए। तो इसमें गणेश जी, लक्ष्मी जी, रामदेव जी, गोगा जी, श्रवण कुमार, तेजा जी, भगवान राम और कृष्ण, शिव पार्वती, धर्मराज आदि के पाने शुभ अवसर पर बनाए जाते हैं। तो पानों में गुलाबी रंग, लाल रंग, काले रंग का प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये भगवान शिव और पार्वती है
ये गणेश जी हैं। गणेश जी तो खैर हर जगह पे सबसे ऊपर रहते हैं। देखिए कितना सामान्य चित्र बनाया है ये गणेश जी का, लेकिन देखने में सुंदर लग रहा है और पता है कि ये गणेश जी का ही है। और ये बाबा रामदेव है। तो इस तरह से आप इन्हें ध्यान में रखिए। तो पाने क्या है, कागज पर देवी देवताओं के चित्रों को मांगलिक अवसरों पर बनाकर घर की दीवारों पर लगाना ही पाने कहलाता है। तो इसके बाद में है हीड़। हीड़ ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा गया है। तो हीड़ में क्या होता है कि पूर्वी राजस्थान में ये ज़्यादा प्रचलित है और बच्चे दिवाली के अवसर पर मिट्टी से बने पात्र में तेल व रुई के बिनौले बनाकर उन्हें जला करके अपने परिजनों के घर जाते हैं और जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो आपको ये पूरा लिखना है अगर आपसे परिभाषा में पूछा जाए। और ये एक गाना भी गाते हैं, हीड़ो दिवाली तेल मेलो। तो बुजुर्ग लोगों से आशीर्वाद लेने की इसमें बच्चों के माता पिता द्वारा मक्के के फूल भरकर बच्चों से उसकी पूजा करवाई जाती है। उसको ही हीड़ भरना बोलते हैं। तो इसमें जो ये एक लोक कला ही है, क्योंकि संस्कृति क्या है कि रिवाज में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है, तो वो अपनी लोक कला का एक रूप ले लेती है। तो हीड़ भी पूर्वी राजस्थान में एक प्रमुख वो है, लोक कला है। तो इसमें जो मिट्टी के दिए बनाए जाते हैं और माँ बाप उनमें मक्के के फूल भर देते हैं। तो आप इसे ध्यान में रखिए। अगला है देवरा। तो देवरा वही है कि जो खुली जगह में किसी भी चबूतरे पर स्थान पर देवता का जो आप पूजा पाठ करते हैं उसे ही देवरा कहते हैं। राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में लोक देवताओं के चबूतरे नुमा स्थान को देवरा के नाम से जाना जाता है। तो देखिए कि जैसे कि एक सामान्य सी खुली हुई जगह में ये पुजारी पूजा कर रहा है और यहाँ पर देखिए देवनारायण जी के थान बना हुआ है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं किस तरह से लोग पूजा कर रहे हैं। अगर आप करौली जिले में जाओगे तो आपको बहुत से लोक देवता और देवियाँ ऐसे हैं जो आपको इस तरह से खुले में ही पूजा करते हुए उनके थान बने हुए हैं। तो आप इन्हें ध्यान में रखिए। अगला है पथवारी। पथवारी और जैसे भराड़ी और कुछ ऐसी चीज़ें जो हर जगह आपको मिलेंगी नहीं, और लोक कलाएँ ज़्यादातर तो कुछ किताबों में दे रखी हैं और कुछ किताबों में थोड़ी अलग दे रखी हैं। तो हमने सभी को एक साथ में लेकर के नेट से अच्छे से रिसर्च करके इनको आपके सामने रखने की कोशिश की है। तो पथवारी में ही आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि पथवारी है क्या है। तो देखिए पथवारी क्या है कि राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में गांव के बाहर रास्ते में मिट्टी से बनाई गई जगह को तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले पूजा जाता है, उस जगह को पथवारी कहते हैं। तो गांव में जिस जगह को तीर्थ यात्रा में जाने से पहले पूजा जाता है उसे ही पथवारी कहते हैं। तो आप इसे नाम से भी ध्यान में रखिए। अगला है भराड़ी। भराड़ी राजस्थान की लोक कला है और ये आदिवासी भील लोग हैं उनके कला है। जो आदिवासी हैं, आदिवासी भील समाज के लोग, उनके लिए ये एक प्रमुख कला है। तो देख लीजिए ये लोक देवी का एक मांगलिक चित्र है भराड़ी, जो आदिवासी भीलों द्वारा लड़की के विवाह पर घर की दीवारों पर बनाया जाता है। और इसमें मुख्य बात ये कि चित्र घर के जवाई द्वारा चावल के विविध रंगी घोल से बनाया जाता है। तो ये आप ध्यान में रखिए। लड़की के विवाह पर भील समाज में इसकी मान्यता है और चित्र को दीवारों पर लगाया जाता है। मौन क्या है, देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है, आप इसे डबल स्टार कर लें। जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं मैंने उन्हें ही यहाँ पर लिया है क्वेश्चन और फॉर्मेट में बना करके। तो मेड़ता क्षेत्र में जो बनाए गए मिट्टी के जो बड़े बड़े मटके होते हैं उन्हें ही मौन कहते हैं। अगली जो हमारी लोक कला है वो घोड़ा बावसी है। और घोड़ा बावसी के बारे में प्रमुख बात यही है कि ये भील और गरासिया जनजाति में प्रमुख है। तो आप इसे ध्यान में रखिए। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि घोड़ा बावसी किस जनजाति में प्रमुख लोक कला है, तो आपको गरासिया और भील जनजाति ध्यान में रखना है। तो देखिए होता क्या है कि मनौती पूरी हो जाने के बाद में मिट्टी से बनी घोड़े की आकृति की पूजा करने के बाद उसे लोक देवता को चढ़ाए जाने की एक परंपरा है, यही घोड़ा बावी कहलाती है। तो आप इसे ध्यान में रखिए। व्हील। व्हील देखिए क्या है कि राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी मोटी चीज़ों को सुरक्षित रखने हेतु मिट्टी की महलनुमा आकृति व्हील कहलाती है। और ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है, देखिए दोनों, घोड़ा बावसी भी और व्हील भी। तो महलनुमा आकृति राजस्थान की कौन सी लोक कला से संबंधित है? व्हील से संबंधित है। आप इसे ध्यान में रखेंगे। अगला है मोरडी मांडना। तो देखिए मोरडी मांडना दक्षिण और
पूर्वी राजस्थान है, जो आपका प्रमुख क्षेत्र है, सवाई माधोपुर हो, जहाँ पर मीणा जनजाति की महिलाएं जो पाई जाती हैं, मीणा जनजाति के जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा बसे हुए हैं। और आपका करौली हो, अलवर, दौसा और धौलपुर, अलवर और धौलपुर, दौसा को भी आप लिखेंगे इसमें। तो देखिए, दक्षिण और पूर्वी राजस्थान में मीणा जनजाति की महिलाओं द्वारा घरों में बनाई गई मोर की आकृति मोरडी मांडना कहलाती है। और मोर को सुंदरता, खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। मोर राष्ट्रीय जो पक्षी है उसमें मोर को विशेष स्थान दिया गया है, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। और ये दक्षिण और पूर्वी राजस्थान में मीणा जनजाति की महिलाओं द्वारा मोरडी मांडना किया जाता है, तो इसे ध्यान रखिए। अगला है बटेवड़े। देखिए, बटेवड़े थापना, तो ये जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हुए लोग इसे जानते होंगे कि गोबर के सूखे उपलों को, जिन्हें हम कंडे बोलते हैं, करेंडे या कंडे, ये एक ही शब्द हैं जो क्षेत्र विशेष में अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम जो टाउन में बने हुए हैं वो लिए जाते हैं। तो गोबर के सूखे उपलों को वर्षा आदि से सुरक्षित रखने हेतु एकत्रित करके इस ढेर को गोबर से लीप कर एक आवरण बना दिया जाता है। तो ऐसे ही बटेवड़े या बिटौड़ा, इस तरह से थापना जो इनके नाम है वो प्रचलित हैं। और ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, इसे आप ध्यान में रखिए। ढूढ़ाड़ अंचल में इनका प्रचलन सबसे ज़्यादा था शुरू में, उसके बाद में ही ये पूरे राजस्थान में ढूढ़ाड़ अंचल, तो आप इसे ध्यान में रखिए। बटेवड़े यानी जो गोबर की एक ढालू छत बना दी जाती है और चारों तरफ से गोबर की लिपाई से इस उपलों को एक ढेर के रूप में तब्दील कर दिया जाता है। चलते हैं आगे। छापे। छापे जैसे कि आपको पता होगा कि ये लकड़ी पर हाथ से छपाई करने में प्रयुक्त लकड़ी को छापे कहा जाता है। तो ये जो प्रमुख बात इसमें यह है कि कपड़ों पर हाथ से छपाई की जाती है और इसमें लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, नहीं छापे बोलते हैं। और खैराती जाति के लोग इस काम में विशेष रूप से माहिर होते हैं, तो आप इसे ध्यान में रखिए कि छापे जो लोक कला है राजस्थान की वो किस जाति के लोग करते हैं। तो आपको ऑप्शन दे देगा, तो आपको खैराती जाति याद रखना है। देखिए, मैंने जो गोला करके बार बार आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आप इन्हें ध्यान में रखिए कि कपड़े पर हाथ से छपाई करने में प्रयुक्त लकड़ी को छापे कहा जाता है। आगे चलते हैं। पात्रे तिपरनी। पात्रे तिपरनी, देखिए, जो श्वेतांबर, जो श्वेत वस्त्रधारी जैन साधु होते हैं, उनके कमंडलू को जोधपुर के पीपाड़ कस्बे में बनाया जाता है और इन्हीं लकड़ी के पात्रों को पात्रे तिपरनी कहा जाता है। तो ये भी आस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है, तो इन्हें आप ध्यान में रखिए। अब अगला है थापा। ग्रामीण अंचल में गोबर, चंदन, कुमकुम, काजल, हल्दी, सिंदूर इत्यादि से हाथ के ठप्पे देकर घर की दीवारों पर जो चित्र बनाए जाते हैं उसे थापा कहते हैं। तो आपको जो छापे मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, छापे और थापा में कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा अलग अलग हैं। तो थाप तो वो हैं जो हाथ से अपन थपथपाते हैं, जैसे किसी की पीठ भी थपथपाते हैं, तो उसी तरह से ये जो कलर हैं, ये जो जितने भी आपको तत्व दिख रहे हैं, इनमें हाथों को रंग के और घर की दीवारों पर बनाया जाता है। जैसे कि जो मैं जिस ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ वहाँ पर मैंने ऐसे देखा है कि जो नव विवाहित जो वधुएं आती हैं घर में, वो पहले दिन गांव के सभी घरों के बाहर जा कर के इस जो लोक कला है इसको संपादित करती हैं। तो इसका एक विशेष महत्व है, तो इसे आप ध्यान में रखिए। इसके बाद में है गोरबंद। और गोरबंद, देखिए, ये भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जा चुका प्रश्न है। ऊँट के गले में पहनाया जाने वाला एक आभूषण है जो कांच, कौड़ियों, मोतियों और मणियों को गूंथ कर बनाया जाता है। और एक लोकगीत भी है, गोरबंद नखराड़ो, तो इस तरह से चलता है। और राजस्थान में जो इस प्रमुख एक लोकगीतों की गायककार हैं सीमा मिश्रा, वो बहुत ज़्यादा प्रमुख हैं। तो आप अगर यूट्यूब पर आपको समय मिले तो आप गोरबंद नखराड़ो को सुन सकते हैं कि ऊँटों को गले का आभूषण होता है जिसमें पहनाया जाता है ऊँटों को, तो ये प्रसिद्ध है। इसके बाद में है कोठियाँ। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में अनाज संग्रह हेतु प्रयुक्त मिट्टी के कलात्मक पात्र होते हैं जो बहुत बड़े बड़े होते हैं, लगभग मतलब जो कमरे की साइज होती है उससे आधे आप मान लीजिए, तो उनमें कोठियाँ होती हैं। और लकड़ी का छोटा सा एक दरवाज़ा होता है, लगभग 2 बाई 2 फीट का ये दरवाज़ा होता है जिसे खोल के अनाज निकाल लिया जाता है। तो ये राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में पाया जाता है। अगला है
सोहरिया। सोहरिया भोजन सामग्री रखने हेतु ग्रामीण क्षेत्र में जो मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें सोहरिया कहते हैं। अगला है मांडना। मांडना को आप थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लगाएं, क्योंकि जो पढ़ वाचन और पढ़ चित्रण के बाद में सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई एस्पेक्ट है तो वो मांडना है। तो देखिए, मांडना में जैसे कि जो भी देहात से जुड़े हुए लोग हैं वो इसे अच्छी तरह जानते होंगे कि जितने भी हमारे जो गांव की संस्कृति है वहाँ पर जो मांगलिक अवसर होते हैं, मांगलिक अवसरों पर महिलाएं घर आंगन में जो लीपा पोती, जो गोबर से या खड़िया से, चौक से लीप करके जो विशेष साज सज्जा के लिए जो आकृति बनाती है उसे मांडने कहते हैं। और इसमें जो हम बता दें, हाथ की जो जैसे 5 उंगलियां होती हैं, तो 5 उंगलियों में जो अनामिका होती है, जो तो अपनी अंगूठे से चौथी उंगली होती है, और जो छोटी उंगली की साइड वाली उंगली होती है, अनामिका का प्रयोग किया जाता है। तो आप इसे ध्यान में रखिए। घर आंगन को सजाने हेतु अनामिका के प्रयोग से। देखिए, ऐसे शब्दों को अगर आप एग्जामिनर के सामने लिखेंगे तो इसका एक बहुत ही इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि लिख के तो सभी आएंगे, लेकिन 2 में से 2 नंबर या 5 में से 3.5 नंबर उसी को मिलेंगे जिसका लिखा हुआ थोड़ा सा हटके है, क्योंकि मार्किंग बहुत ज़्यादा टफ होती है। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे कि इस तरह से जितने भी ज्यामितीय अलंकरण बनाए जाते हैं वे सब मांडना की श्रेणी में आते हैं। अब मैं आपको इसमें विशिष्ट बातें बता देता हूँ। त्योहार, उत्सव, शुभ अवसर और मांगलिक समय पर प्रत्येक घर आंगन में मांडनों की बहुत विशेषता है, और ग्रामीण परिवेश में घरों की लिपाई पुताई रंगाई के साथ मांडने बनाने का अनिवार्य समझा जाता है। तो ग्रामीण अंचल में खड़िया या चूने का प्रयोग किया जाता है, जबकि शहरों में जैसे कि हम देखते हैं कि एशियन पेंट है तो ऑयल पेंट का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से ये चीज़ें में बदलाव देखने को मिलता है। तो मांडना क्या है कि एक खुशी, और जैसे कि मैं आपको बताऊं, प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है कि खुशी का अवसर है और इस अवसर पर मांडने बनाए जाने चाहिए। तो इसमें क्या है कि लोक मंगल की भावना निहित होती है, लोक मंगल की भावना निहित होती है। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। और लक्ष्मी जी, गणेश जी के चित्र, साथ ही शंख, मंगल कलश, तो चांद, सूरज, इस तरह की जो वो है प्रमुख, ये मांडने की स्थिति में, मांडने की श्रेणी में ही आते हैं। और स्त्रियों की एक कलात्मक अभिरुचि को भी व्यक्त करते हैं, और साथ में जो छिपी हुई मान्यताएं और जो संस्कार हैं, जो सनातन हिंदू, जो हमारी संस्कृति के जो संस्कार हैं, उनको ये बहुत विशेष रूप से मतलब एक तरह से अभिव्यक्त करते हैं। तो मांडनों में कुछ श्रेणियां बताई हैं मैंने, जो लिखी हुई है, मैंने आपको जो नोट्स में बताए हैं वो इस तरह से हैं। पगल्या। देखिए, पगल्या क्या होता है कि अपने आराध्य इष्ट का स्वागत करने हेतु घर आंगन में उनके चरण कमलों को चित्रित किया जाता है, तो उसे पगल्या कहते हैं। तो ये मांडना जो पूजा पाठ होती है, तो पूजा पाठ यानी जो आराधना होती है अपने इष्ट देव की, तो उसी अवसर पर पदार्पण की अभिलाषा में उनके चिन्हों को प्रतीक चिन्ह के रूप में बनाया जाता है। जैसे बाबा रामदेव है, उनके चिन्हों की जो पगलियाँ हैं, पद चिन्हों की विशेष मान्यता है। तो उसके पीछे उद्देश्य यही रहता है कि देवता के स्वागत हेतु इस तरह के जो चिन्ह हैं वो बनाए जाते हैं, ताकि घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आए। तो ग्रह हित की अभिलाषा और कल्याण की भावना इसमें छुपी होती है। तो जो पगल्या है, ये जो आपको राजस्थान में सब सर्वाधिक दिखेगी, और भी राज्य हैं जहाँ पर इसको अलग अलग नाम से, जैसे बंगाल में अल्पना कहा जाता है, जो मांडना की ही एक श्रेणी है। उत्तर प्रदेश में से चौकपूर्णा कहा जाता है, भोजपुरी अंचल में से थापा कहा जाता है। तो इस तरह के वो हैं, जैसे महाराष्ट्र में रंगोली कहा जाता है। तो ये सब चीज़ें चलती हैं। और अगला मांडना है हमारा सातिया। देखिए, सातिया आप सभी लोग जानते हैं किस तरह से होता है, और मैं आपको बता दूं, ये जो स्वास्तिक का चिन्ह है इसे ही सातिया कहा जाता है। और गांव में महिलाओं द्वारा अथवा घर की चौखट पर भिन्न भिन्न आकार में बनाया जाता है। तो साठिया को वास्तविक नाम से भी जाना जाता है, स्वास्तिक इसका दूसरा नाम है, स्वास्तिक जो सातिया का ये दूसरा नाम है। और ये चारों दिशाओं को संबोधित करता है। एक रोचक बात ये भी है कि जो द्वितीय विश्व युद्ध था, तो लाल रंग का एक ऐसी तरह से स्वास्तिक का निशान था जो जर्मनी का जो चिन्ह था।
तो आप इसे ध्यान में रखिए। और देवी देवताओं को जो ब्राह्मणों द्वारा जो मंत्रोच्चारण किया जाता है उससे पहले साथी को बनाया जाता है। तो इसमें आप एक बात और जोड़ लीजिए, ब्राह्मणों द्वारा मंत्रोच्चारण करने से पहले, मंत्रोच्चारण से पहले सातिया या स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है। तो आप इसे ध्यान में रखिए। और मांडना को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगर आपसे 10 नंबर में राजस्थान की लोक कला संस्कृति को डिस्क्राइब करने के लिए बोला जाए तो आप इसमें लिख सकते हो इन्हें। और देखिए ताम, ताम क्या होता है कि विवाह के शुभ अवसर पर मंडप के समय बनाया जाता है, उसे ताम कहते हैं। अभी हम इन्हें चित्रों में देखेंगे। चौकड़ी है अगला। तो होली के अवसर पर शुभ वास्तु के लिए बनाया गया, लग्न मंडप के समय ही बनाया जाता है ये भी। तो इसके पीछे जो भावना ये है कि जो दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाने के लिए, मंगल कामना के लिए इसका एक विशेष वो है। और चौकड़ी एक तख्ती की तरह ही होती है जिस पर बैठाया जाता है और दूल्हा दुल्हन को इस पर बैठा करके विशेष स्थान प्रदान किया जाता है। और ये होली के अवसर पर शुभ वास्तु का भी एक प्रतीक है, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। चौकड़ी से वास्तु का एक संदर्भ ये भी माना जाता है कि चारों दिशाओं में, क्योंकि 4 पाए होते हैं एक चौकड़ी के, तो चारों दिशाओं में मतलब जो खुशहाली है, समृद्धि है और यश कीर्ति है वो उसको बिखेरे। तो आप चित्र में देख लीजिए, देखिए ये है पगल्या, इस तरह से होते हैं पगल्या। और ये है आपका सातिया, और ये है ताम, जैसे कि आप देख सकते हैं इन्हें बनाए जाते हैं। और ये है आपकी चौकड़ी। तो ये प्रमुख चीज़ें हैं। चित्रों के साथ बताने से आप अच्छे से मतलब जो आपकी दूरदर्शिता है वो बढ़ जाती है, इसलिए मैंने चित्र लेने की कोशिश की है यहाँ पर। चलते हैं आगे। काष्ठ कला, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और काष्ठ कला की सबसे जो मुख्य बात वो है कि ये राजस्थान में इसका उद्भव हुआ प्रमुख रूप से। और अनेक प्रकार की जो कला कारीगरी के साथ में मेवाड़ में ऐसा है, मेवाड़ में जो लकड़ियाँ होती हैं उनकी दस्तकारी और जो शिल्प का कौशल है उसे ही काष्ठ कला कहा जाता है, शिल्प कौशल। तो काष्ठ कला का एक मेवाड़ बड़ा केंद्र है। अगर आप बात करेंगे तो जैसे कि चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ में जो बस्सी क्षेत्र है वो इसका प्रमुख केंद्र माना जाता है पूरे विश्व में। तो नोट्स में अपन प्रमुख बातों को देख लेते हैं कि राजस्थान की प्रमुख हस्तकला है जिसमें आम भाषा में लकड़ी कहा जाता है। काष्ठ देखिए वही है लकड़ी, और लकड़ी पर विभिन्न प्रकार की कलाकृति वस्तुएं बनाई जाती हैं। राजस्थान में जो चित्तौड़गढ़ है वो बस्सी जिला प्राचीन समय से काष्ठ कला हेतु नामचीन रहा है। इसके प्रवर्तक प्रभात जी सुतार हैं। प्रभात जी सुतार ऑब्जेक्टिव परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, इसे आप इम्पोर्टेंट टिक कर लीजिए, पूछा जा सकता है। तो लकड़ी से निर्मित खिलौनों के लिए उदयपुर प्रसिद्ध है, और मूर्तियों के लिए डूंगरपुर प्रसिद्ध है। फर्नीचर के लिए शेखावटी और बीकानेर का क्षेत्र को प्रसिद्ध माना जाता है। और कठपुतली जो एक बहुत ही विशिष्ट काष्ठ कला है उसके लिए भी उदयपुर प्रसिद्ध है। तो जो तात्कालिक शासक थे उस वक्त 1652 में एक शासक हुआ करते थे, गोविंद दास जी रावत, गोविंद दास जी। तो उसी समय में जो मालपुरा टोंक से यहाँ लाए थे, ये प्रभात जी सुतार इन्हीं के समय के माने जाते हैं। तो ये इन्होंने काष्ठ कला में अपना विशेष योगदान दिया है। चलते हैं आगे। तो काष्ठ की बनी हुई देखिए कुछ चीज़ें हैं जो एग्जीबिशन के तौर पर देखने को मिलती हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। और जो इसमें काष्ठ कला में जो सबसे प्रमुख चीज़ें हैं जो इनके रूप हैं, उनमें सबसे पहले हम कठपुतली को लेते हैं। तो कठपुतली देखिए सभी लोग जानते हैं कि रंगमंच पर एक पात्र और एक घटना के रूप में खेला जाने वाला खेल भी है। और ये राजस्थान की लोक कला है क्योंकि इसका जन्म वो राजस्थान में ही माना जाता है। और पौराणिक कथा में भी भगवान शिव के द्वारा ऐसा प्रसंग देखने को मिलता है कि माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने कठपुतली का खेल का जो वो है एक लीला रची थी। तो ये रंगमंच पर खेला जाने वाला प्राचीनतम मनोरंजन कार्यक्रम है
जो विभिन्न प्रकार के गुड्डियों को जोड़कर आदि पात्रों के रूप में बनाया जाता है। और कठपुतली का उद्भव राजस्थान में हुआ। तो देखिए, कठ यानी काष्ठ और पुतली यानी गुड़िया। तो कठ यानी काष्ठ यानी लकड़ी, तो लकड़ी की गुड़िया को कठपुतली कहा जाता है। तो इसके बारे में प्रमुख बातें हैं, इन्हें ध्यान में रखेंगे। और कठपुतलियों की विशेषता ये है कि जब ये खराब हो जाती हैं, जीर्ण शीर्ण हो जाती हैं, तो इन्हें फेंका नहीं जाता, इन्हें किसी भी सरोवर में या जलाशय में बहा दिया जाता है। यही इनकी एक सही नियति मानी जाती है और जल में प्रवाहित किया जाता है इन्हें। तो कठपुतली बनाने का जो कार्य है वो चित्तौड़गढ़ में प्रमुख होता है। और जयपुर में भी अगर आप देखें, कठपुतली नगर में जाएं, जयपुर में कठपुतली नगर है, तो कठपुतली नगर में इनका कार्य विशेष रूप से होता है। और वर्षा समय में जो वर्षा काल है उसमें कठपुतली का जो खेल है वो नहीं होता है, क्योंकि देव सो जाते हैं। तो वही बात है जैसे कि पड़ों की जो धार्मिक आस्था है, तो कठपुतली प्रदर्शन इस मौसम को छोड़कर अन्य सभी मौसमों में चलता रहता है। और जो इसके स्वर्गीय श्री देवीलाल सामर, ये इसके प्रमुख कलाकार माने जाते हैं। इसे आप इम्पोर्टेंट टिक कर लें। और मुख्य स्थान मैंने आपको बता दिए हैं। और कठपुतलियों की जो घटनाएं हैं, जो कहानियां हैं, वो कही जाती हैं, उनमें सबसे ज़्यादा प्रमुख हैं उज्जैन के राजा विक्रमादित्य की सिंहासन बत्तीसी की कहानियाँ, पृथ्वीराज और संयोगिता की जो प्रेम कहानी है उसे, और नागौर के प्रसिद्ध राजा अमर सिंह राठौड़ की गाथा है उसे कहा जाता है। इसके अलावा शिव पार्वती का भी इसमें विशेष आख्यान देखने को मिलता है। तो स्वर्गीय जो देवीलाल सामर है, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है, आप इसे ध्यान में रखिए। तो इस तरह के जो आप देख सकते हैं कठपुतली किस तरह से होती है, और इसे व्यक्ति उंगली और अंगूठे की सहायता से ही इसे पूरे खेल को आयोजित करता है। और एक व्यक्ति साइड में बैठा हुआ पात्रों की घटनाओं के परिचय और पूरे वृत्तांत को सुनाता है। अगर मैं भारत में जो भी प्रचलन है तो उसमें जो प्रमुख बातें हैं वो कठपुतली के जो रूप देखने को मिलते हैं, उसमें एक तो दस्ताना पुतली है, इसके अलावा छड़ कठपुतली है, और छाया कठपुतली है कि पर्दे के पीछे से रोशनी में किरदारों को रखा जाता है और उसमें सिर्फ छाया दिखाई देती है। और धागा और सूत्र जो है राजस्थान में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो धागे से बांध करके कठपुतलियों से किरदार करवाए जाते हैं। तो इसमें प्रमुख बात यही है। चलते हैं आगे। अगला है तोरण। तो तोरण को सभी लोग जानते हैं, जो मतलब शादी ब्याह में इसका बहुत ही प्रमुख अहम होता है, क्योंकि विवाह के अवसर पर दुल्हन के घर मुख्य प्रवेश द्वार पर एक लटकाई जाने वाली लकड़ी की कलाकृति होती है। तो क्या है, विवाह पर जो लड़की है यानी वधू पक्ष है उसके घर के मुख्य द्वार पर लटकाई जाती है, तो जिस पर मोर या सुग्गा यानी तोते का सा निशान बना होता है, मोर या सुग्गा, इस तरह से इसे बताया जाता है। तो इसकी जो सटीक परिभाषा देखिए, जब वर पक्ष बारात लेकर कन्या के घर पहुंचता है तो घोड़ी पर बैठे हुए ही घर के दरवाजे पर बंधे तोरण को तलवार से छूता है, जिसे तोरण मारना कहते हैं। तो ये इसकी जो 2 नंबर की आप सटीक परिभाषा में मान सकते हो। इसके अतिरिक्त ये एक मांगलिक चिन्ह है और तोरण को शक्ति परीक्षण का प्रतीक भी माना जाता है, यानी कि शौर्य का एक अभिव्यक्ति भी है, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। और जयपुर में त्रिपोलिया बाजार विद्याधर जी के रास्ते में तोरण बहुतायत में बनाए जाते हैं। अगर आप जयपुर में हैं तो इसे आप जानते होंगे। और तोरण के स्थान पर जैसे आप मेवाड़ क्षेत्र में जाओगे तो तोरण के स्थान पर वहाँ पर जो प्रचलन है वो माण कथम्ब का माना जाता है, माण कथम्ब, और इसको मोवण भी बोलते हैं। तो तोरण की जगह जो वहाँ पर आम प्रचलन है वो किसका है, माण कथम्ब। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि माण कथम्ब किस लोक कला से संबंधित है, तो आपको तोरण ध्यान में रखना है। और इसमें चित्रों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि ये इस तरह के तोरण होते हैं। और ये जो दूल्हा है इसके हाथ में जो ये है लकड़ी की एक आकृति, इसको बोलते हैं खांडा, जिसे हम अभी आगे आने वाली लोक कलाओं में पढ़ेंगे। तो देखिए, मुख्य द्वार पर प्रवेश करते ही इस तरह से ये जो दूल्हे हैं ये तोरण मारते हैं। तो
ये तो सब लोग जानते होंगे। चलते हैं आगे अपन। अगला है कावड़। तो देखिए कावड़ भी कोई पुराना शब्द कोई ऐसा नहीं है, सब लोग जानते हैं कावड़ क्या होता है। तो कावड़ क्या है, विविध कपाटों में खुलने वाली और बंद होने वाली एक मंदिर नुमा काष्ठ आकृति होती है, जिसमें देवताओं की मूर्तियां चित्रित होती हैं। तो जो उसकी परिभाषा में मैंने सटीक बात लिखी हुई है वो क्या है कि मंदिर की तरह सजी हुई लकड़ी की सुंदर कलाकृति होती है और कावड़ में कई द्वार होते हैं, प्रत्येक द्वार पर देवी देवताओं के चित्र अंकित होते हैं। इस तरह कावड़ चलता फिरता देवघर है, यानी मंदिर है, छोटा सा मंदिर है, और इन पर जो इसके लकड़ी के जो द्वार होते हैं इन पर देवी देवताओं की जो गाथाएं हैं, देवी देवताओं की जो गाथाएं हैं और उनके चरित्र हैं उनको प्रसंग के रूप में चित्रित किया जाता है। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे, इस तरह की बातें प्रमुख हैं। और एक चलता फिरता देवघर ही है। तो कावड़ का जो मूल उद्देश्य देखिए इस तरह से होता है कि ये भक्तों को भागवत दर्शन कराता हुआ चलता है, और जो लोग अपनी स्वेच्छा से आस्था से जो इसमें पैसा डालते हैं उसको जो भी दान दक्षिणा मिलती है उसे इस तरह से आप मानिए कि दान दक्षिणा मिलती है, उसका प्रयोग है वो गौ संवर्धन में किया जाता है, यानी गायों के पालन में किया जाता है। और ये कॉलोनी में से होकर आप देख सकते हो कभी भी गाने बजाते हुए, धार्मिक गाने और भजन बजाते हुए ये निकलते हैं। कावड़ के चित्रों में जो मुख्य वो है वो रामायण, महाभारत और कृष्ण लीलाओं से संबंधित घटनाओं का चित्रण होता है। तो एक व्यक्ति कावड़ को बाजता हुआ भी जाता है, और भाट जाति के जो लोग हैं वो कावड़ का वाचन करते हैं, वो कावड़िया भाट कहलाते हैं। कावड़ बनाने का कार्य वही चित्तौड़गढ़ के जो बस्सी गांव है उसमें खैराती जाति के लोग करते हैं। बस्सी के मांगलिक जो मांगीलाल मिस्त्री हैं उन्होंने बड़े अच्छे प्रयोग किए हैं कावड़ बनाने में, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। देखिए इस तरह की होती है कावड़। चित्र देखने से क्या है सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। अब आप इसे भी देखिए, इसके जो ये पट हैं, दरवाजे हैं, ये खुलते हैं और उसमें देवी देवताओं की मूर्तियां लगी होती हैं। तो कावड़ को सामान्यतः उसको जो भाट होते हैं वो अपनी गोद में लेकर बैठते हैं और कथाओं का जो वर्णन करते रहते हैं, और इसमें जो उगाई होती है, जो दान दक्षिणा आती है, उसका प्रयोग गौ संवर्धन में किया जाता है। तो आपके लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न ये है कि कौन सी ऐसी लोक कला है जिसमें प्राप्त दान दक्षिणा का प्रयोग गायों की सेवा में यानी गौ संवर्धन में किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है वो कावड़ है। और कावड़ कोई मतलब ऐसा नया शब्द नहीं है, सभी लोग जानते हैं। कावड़ को लखारी एक लाल रंग से, जैसे कि आप देख सकते हैं, लाल रंग से चित्रित किया जाता है, क्योंकि हमारी जो धार्मिक हिंदू आस्था है उसमें जो लाल कपड़ा है, भगवा कपड़ा है, उसको विशेष माना गया है। तो इसमें जो पांडव हैं या भगवान कृष्ण रामायण महाभारत, इनके अलावा पांडव हैं, उनकी लीलाओं का वर्णन किया जाता है, अभिमन्यु का इसमें वर्णन आता है। तो इस तरह की असंख्य आकृतियाँ बनाकर ये इसको अलंकृत करने का काम किया जाता है। और आप इसमें देख लिए और भी कावड़ में अनेक जो हैं विविधता देखने को मिलती है। बेवाण आता है इसमें, ये भी कावड़ का ही एक आप काष्ठ की जो आकृति हैं उनके ही रूप हैं। तो देख लीजिए बेवाण। बेवाण क्या है? लकड़ी से निर्मित सिंहासन जिस पर ठाकुर जी की मूर्ति को श्रृंगारित करके बिठाया जाता है, तो उसे ही बेवाण कहते हैं। और फिर देव झूलनी एकादशी यानी भाद्र शुक्ल एकादशी जो आपके लगभग अगस्त के महीने में पड़ती है, तो उसके दिन किसी तालाब के किनारे ले जाकर नहलाया जाता है, और इसका प्रमुख स्थान है जो बनाने का वो बस्सी चित्तौड़गढ़ ही है। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। तो जो लकड़ी के बने हुए एक तरह के आप मान लीजिए देव विमान होते हैं ये, और इन देव विमानों को जल झूलनी एकादशी को इनकी झांकी को निकाला जाता है। तो इसका जो एक नाम है वो क्या नाम है, जो दूसरा नाम है वो बहुत प्रमुख नाम है, वो है मिनिएचर वुडन टेम्पल। इसे मोस्ट इंपोर्टेंट कीजिए 5 स्टार लगा करके, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अब तक पूछा नहीं गया है। तो मिनिएचर जो वुडन टेम्पल है उसमें आप बेवाण को लिखेंगे, ठीक है। अगला है चैपड़ा। चैपड़ा या चोपड़े दोनों एक ही नाम है, चोपड़े। तो इसमें क्या है कि लकड़ी से निर्मित
4 या 6 खाने युक्त, जैसे मसाला रखने की मसालादानी होती है उसी तरह से एक पात्र होता है जिसे पश्चिमी राजस्थान में हटड़ी कहते हैं। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। और जो विवाह है, जैसे कि विवाह है या कोई भी मांगलिक अवसर है, उस पर इसका विशेष महत्व है। और इसमें कुमकुम, चंदन, चावल को रखने के लिए बनाया जाता है इसे। और ये लकड़ी का बना होता है। इसमें 4 से 6 खाने होते हैं जिसमें अक्षत, इस तरह की जो पूजा पाठ से संबंधित जो चीज़ें हैं, रोली है, कुमकुम है, कहीं कहीं पे किसी देवी देवता को सिंदूर का भी एक विशेष वर्णन आता है। तो कोई भी नैवेद्य प्रसाद चढ़ाने के लिए ये 4 से 6 खाने होते हैं। अगला है बाजोट। बाजोट देखिए लकड़ी की चौकी है जिसे भोजन के समय या पूजा के समय प्रयोग में किया जाता है। और विवाह के समय वर वधू को बाजोट पर बैठाने की परंपरा है। जो एक चौकड़ी होती है, मैंने आपको ऊपर भी बताया था, तो उसी तरह से ये होता है। तो इसका वास्तु के लिए भी इसका एक बहुत ही विशेष वो है। तो ये से आप ध्यान में रखिए। और खांडा मैंने भी आपको बताया था, जो आपको काम में आता है, तलवार के स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता है, खांडा बोलते हैं इसे कहीं कहीं। तो लकड़ी से निर्मित तलवार नुमा आकृति जिसका प्रयोग रामलीला नाटक में तलवार के स्थान पर किया जाता है। और इसे तोरण भी कहीं कहीं मारने की परंपरा है। देखिए खांडा वही है जो एक लंबी सी एक रंगीन चमकीली पन्नी से उसको सजाया जाता है, उस पर छोटी छोटी पन्नी की पत्तियां लगाई जाती हैं ताकि देखने में वो सुंदर लगे। तो राजस्थान में होली के अवसर पर कारीगर गांव में खांडे बांटते हैं। और पूर्वी राजस्थान में दुल्हन द्वारा दूल्हे के घर पर खांडे भेजने की परंपरा है। तो इसे आप ध्यान में रखिए। और इसे जो खाती होते हैं, कारीगर कौन होते हैं? खाती, यानी जो जांगीर समाज के लोग हैं जो खाती हैं, वो इसका काम करते हैं। अगली लोक कला है गोदना। तो गोदने से मतलब आप समझ गए होंगे कि ये अंगों पर चित्रांकन की एक विशिष्ट शैली है। चित्रांकन की विशिष्ट शैली है, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। तो किसी भी तीखे या पैने औजार से शरीर की ऊपरी चमड़ी खोदकर उसमें काला रंग भरने की चमड़ी में पक्का निशान बन जाता है, जिसे गोदना के या गुदना कहते हैं। और इसमें बबूल के कांटे या सुई का प्रयोग किया जाता है। तो आप इसे ध्यान में रखिए, ये कांटा है बबूल का, क्योंकि वो पैने होते हैं, मतलब उनमें जो चुभन, वो उनकी जो आगे की नोक होती है वो बहुत तीक्ष्ण होती है, तो उससे आकृति बनाने में काफ़ी सहूलियत होती है। तो ये एक स्थायी निशान बन जाता है। और आकृति बनाने के बाद में उस पर कोयला या खिजड़े के पत्तों का काला पाउडर डाला जाता है ताकि वो रक्त को सोख लें। तो कोयले का पाउडर डाला जाता है और फिर तिल के तेल को इसमें भरा जाता है ताकि वो हरी झाइयाँ वो उभर कर ऊपर आ जाती है। तो ये जो पिछड़ी जनजातियाँ हैं राजस्थान में, उनमें महिला और पुरुष दोनों में ही ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। और एक तरह से इससे लोक श्रृंगार भी आप कह सकते हैं। लोक श्रृंगार जैसे हमारे जो ग्रामीण में अगर आज भी जाते हैं तो जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनके हाथों पर, उनके पैरों पर और उनकी ठोड़ी पर इस तरह से श्रृंगार के लिए हरे हरे जो छोटे छोटे स्पॉट हैं उन्होंने बना के रखे हुए हैं। तो इसमें जो जातियां देखिए, अहीर है, गुजर है, सांसी है, बंजारा है, कसाई है, कालबेलिया है, इसके अलावा नट है, भांबी है। इस तरह की जो जातियां हैं वो भी इन कार्य को करती है। अतः गोदना वर्तमान में बिजली के आधुनिक उपकरणों द्वारा भी किया जाता है। इसमें काले रंग हेतु कोयला, राख, जली हुई लकड़ी के आग के पत्तों के रस और तिल के तेल के साथ मिलाकर चमड़ी में भरते हैं। तो देखिए आपने जैसे काफ़ी, जैसे अब क्रिकेटर हैं जैसे हार्दिक पांड्या है, उसके शरीर पर आप देखना काफ़ी ज़्यादा जो है वो बनी हुई हैं। तो यहाँ पर कुछ चित्र भी दिए गए हैं जिनमें आप देख सकते हो कि देखो किस तरह, जैसे ये है आजकल का जो आधुनिक स्टाइल है। जो देहात में यानी ग्रामीण अंचलों की जो महिलाएं, देखिए इस हाथ को देखिए और लोगों ने रंगा हुआ है, गोद के ने मतलब एक विशिष्ट आकृतियां बना रखी हैं। गांव में महिलाएं चेहरे पर भी कुछ इस तरह से स्पॉट बनवाती हैं ताकि वो देखने में सुंदर लगे। और पिछड़ी जनजातियां हैं कि जैसे कि अहीर, गुजर, सांसी, बंजारा, इन लोगों में ऐसी मान्यता है कि अगर आप किसी अंग को गुदवाते हैं तो वो असाधारण हो जाता है और उसे कभी भी कोई भी रोग या व्याधि नहीं होते हैं। तो चलते हैं अपन आगे।
अगला जो हमारी लोक कला है वो है सांझी। तो सांझी जो प्रमुखता है वो कुंवारी कन्याओं का एक व्रत उत्सव है। कुंवारी, राजस्थान में ही है ये, कुंवारी कन्याओं का व्रत उत्सव है। तो जिस तरह से श्राद्ध पक्ष में एक आम प्रचलन चला आ रहा है कि कुंवारी कन्याएं गोबर से लीपने के उपरांत उस पर विभिन्न प्रकार की सुंदर कलाकृतियां बनाई जाती हैं, और इस तरह कुंवारी कन्याएं सांझी को माता पार्वती मानकर अच्छे घर तथा वर के लिए कामना करती हैं। यह एक पर्व के रूप में मनाया जाता है जो पूरे 15 दिन तक चलता है। और देखिए इसका जो समय होता है वो आप ये ध्यान रखिए कि जो प्रमुख इसका समय है वो श्राद्ध का जो महीना होता है, श्राद्ध के समय में ही होता है, और अश्विनी माह में ये श्राद्ध पक्ष की जो प्रतिपदा है उससे लेकर 15 दिन तक चलता है। तो 15 दिन का मतलब है अमावस्या तक। तो आप इसे ध्यान में रखिए कि अश्विनी माह में जो है सांझी एक लोक कला है उसका आयोजन किया जाता है, और कन्याएं विविध प्रकार की लोक रंजित झांकियाँ बनाती हैं। तो सांझी के चित्रण में जो प्रमुख चीज़ें हैं वो क्या क्या होती हैं? सांझी के चित्रण में प्रमुख चीज़ें, गोबर से तो किसी भी आकृति को बनाया जाता है, एक लीपने के बाद में फिर उस पर चौक और खड़ी से विभिन्न प्रकार की कलाकृति बनाई जाती है, उसे सुंदर सजाया जाता है। तो इसमें गोबर के अलावा चूना, फूलों की पत्तियां यानी पुष्प, और पीतर, पन्नी, इसके अतिरिक्त हल्दी, कुमकुम, एक तरह से जो श्रृंगार की वस्तुएं होती हैं वही इसमें काम में ली जाती हैं, और मिर्च भी काम में ली जाती है ताकि उसे सुंदर बनाया जा सके, सजाया जा सके। तो इस तरह की चीज़ें हैं। इमेज में देख के आप और अच्छे से इसे समझ सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये, और इस इमेज को भी आप देखिए, और यहाँ पर देखिए इसे कितना सुंदर सजा के रखा हुआ है। ये कोई स्कूल कंपटीशन की फोटो है। थोड़ा सा और इसमें जो मुख्य चीज़ें हैं उन्हें देख लेते हैं। नाथद्वारा में जो श्रीनाथ मंदिर है वहाँ पर सांझी का एक बड़ा और विकसित रूप देखने को मिलता है। नाथद्वारा के श्रीनाथ मंदिर में तो उसे क्या कहा जाता है? उसे संध्या कोट कहा जाता है। तो ये यहाँ पर जो केले की वो है झांकी, एक तरह से पूरे भारत में प्रसिद्ध है। तो कदली पत्ते बोलते हैं केले के पत्तों से, कदली पत्तों की सांझी। ये कहाँ पर है? ये आपकी नाथद्वारा के श्रीनाथ मंदिर में है। और अंतिम दिन जो सांझी को एक बड़ा नाम दिया जाता है तो उसे कोट सांझी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कोट सांझी। तो उदयपुर का जो मचंदर नाथ मंदिर है वहाँ पर भी सांझी के लिए इतना प्रसिद्ध है कि उसका नाम ही, वर्तमान में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे संध्या मंदिर लिखा हुआ है, संध्या मंदिर। हालांकि ये मचंदर नाथ का मंदिर है जो एक योगी हुआ करते थे, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। और जयपुर का जो लाडली मंदिर है वो भी श्राद्ध पक्ष में एक प्रतिदिन आकर्षक का केंद्र बना रहता है। तो जो सांझी है, अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में टोन में पूछा जाए कि सांझी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आप क्या लिखेंगे इसमें कि ये माता पार्वती की आस्था को लेकर के प्रसिद्ध है। तो आप भी ध्यान रखिए, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सांझी का जो मुख्य संदर्भ है वो किस लोग देवी देवता को लेकर है, तो वो है माता पार्वती। इसी तरह से फैक्ट बना के आपसे पूछे जाएंगे। तो इन्हें सांझी के जो बड़े विकसित रूप हैं इन्हें बड़ी सांझी कहा जाता है, यानी संध्या कोट कहा जाता है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है। तो माता पार्वती को भी ऐसी आस्था है कि जिस तरह से भगवान शिव मिले थे ऐसे ही कुंवारी कन्याओं को भी एक अच्छे वर और घर मिले। तो इसी तरह से प्रतिवर्ष ये श्राद्ध के महीने में सांझी चित्र गोबर पोती दीवारों पर हमें दिखाई देते हैं। तो आप चित्रों में से देख लीजिए और ध्यान में रखिए। हम चलते हैं आगे। अगला है हमारा मेहंदी महावर। मेहंदी महावर सब लोग जानते हैं, जो गांव में ही नहीं है तो शहरों में भी एक बहुत आम प्रचलन है। मांगलिक अवसरों पर, यानी जो विवाह के अवसर है, मांगलिक अवसर वही है, महिलाओं और युवतियों द्वारा हाथों और पैरों पर मेहंदी लगाने की परंपरा है। मेहंदी को सुहाग का प्रतीक माना जाता है। राजस्थान में पाली में जो सोजत तहसील है वहाँ की मेहंदी प्रसिद्ध है। तो ये एक नारी सौंदर्य प्रसाधन में गिना जाता है। देखिए, मेहंदी को नारी सौंदर्य
प्रसाधन में गिना जाता है। दूसरी ओर ये परंपरा से चली आ रही एक मांगलिक लोक कला भी है, मांगलिक लोक कला भी है जो परंपरा से चली आ रही है और विरासत में हमें मिली है। तो राजस्थान में जो सोजत पाली इसके लिए प्रमुख है। तो मेहंदी का जो मूल रंग होता है वो हरा रंग होता है, देखिए, और हरा रंग समृद्धि खुशहाली का प्रतीक है, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। और जो लाल रंग है वो प्रेम का प्रतीक है। वो किसका प्रतीक है? वो प्रेम का प्रतीक है और जीवन संगीत को दर्शाता है कि हमारे जीवन में कितना आनंद है, तो आप इस बात को ध्यान में रखिए। और इसके अतिरिक्त जो बूढ़ी महिलाएं हैं और छोटी बच्चियां होती हैं वो कलात्मक मेहंदी उकेरने की बजाय हथेली पर 5 बड़े आकार की बिंदियां बनाती हैं, जिसे पंचौटा कहते हैं। तो पंचौटा किससे संबंधित है? पंचौटा मेहंदी से संबंधित है, जो बुजुर्ग महिलाएं और बच्चियां बनाती हैं बजाय कोई कलात्मक मेहंदी उकेरने के अलावा। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। इस तरह से देखिए, मेहंदी तो बहुत सामान्य चीज़ है, ये नॉर्मल पिक्चर है जो मैंने ली है नेट से। इसके अतिरिक्त देखते हैं औका नौका गुणा। देखिए, औका नौका गुणा जो है आज भी देहात क्षेत्र में चेचक यानी चिकन पॉक्स हो जाने पर गोबर का आकार बनाकर उसकी पूजा की जाती है। हम अक्सर बोलते हैं कि इसके माता निकलेगी, तो माता निकलने का मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर संसाधनों की कमी होती है, तो इलाज लेने के बजाय वो इस तरह के जो अपनी आस्था से जुड़े हुए धार्मिक हथकंडों को अपनाते हैं। तो ये एक व्याधि निवारण लोक कला है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव एग्जाम अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्न में से कौन सी लोक कला व्याधि निवारण है, तो आप इसे औका नौका गुणा में लगाएंगे। तो उसके साथ में जो आपका राजस्थान की जो लोक कला है, राजस्थान की लोक कला यहाँ पर समाप्त हो जाती है।